गुड मॉर्निंग दोस्तों, गुड इवनिंग आप सभी को। क्रैक यूपीएससी सीएससी विद ऑप्शनल विथ इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पे आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं आप सभी के साथ आपका दोस्त मयंक द्विवेदी। हम लोग की सीरीज चल रही है क्वेश्चन आंसर राइटिंग की। तो हम लोग बेहतरीन तरीके से देख रहे हैं क्वेश्चन आंसर राइटिंग कैसे किया जाता है, क्या उसमें हमें ध्यान देने वाली बात है। तो देखें, डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट, स्ट्रक्चर कोर्स, अनलिमिटेड एक्सेस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे आप सभी को प्राप्त होता है दोस्तों। लर्निंग ऐप पे अगर देखिए तो मेरी क्लासेस 3 से 5 इस महीने लगातार चली दोस्तों, और लगभग हमने कम से कम आप मान के चलिए 2000 क्वेश्चन के प्रैक्टिस हमने आपके सभी के साथ किए। 2000 क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया आप सभी के साथ में, जो मोर देन आप सभी के लिए हिस्ट्री से रिलेटेड था और पॉलिटी से रिलेटेड था। तो नेक्स्ट महीने हम लोग पॉलिटी को करेंगे और आर्ट एंड कल्चर को करेंगे। तो आप सभी मुझे जितनी जल्दी हो आप सभी फॉलो कर लीजिए। आप यहाँ प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से जाएं, आप इसे डाउनलोड करें और अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप सर्च करें मेरे नाम मयंक कुमार द्विवेदी। तो आप सभी सर्च करने के बाद मुझे पाने के बाद आप नोटिफाई करें। नोटिफाई करने के बाद दोस्तों आपको लगातार मेरी क्लासेस की एप्लीकेशंस मिलती जाएंगी। दोस्तों अगर मैं बात करूं देश के सबसे जाने माने एजुकेटर, तो बेहतरीन एजुकेटर अभी सभी अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे हैं। सुदर्शन जी हैं, मुनलाल जी हैं, आप प्रकाश जी को देखें, मुदित जी को देखें, रोमन सैनी सर को देखें, आयुष को देखें, आप अमन जी को देखें, दीपांशु जी या आशीष मलिक जी, जितने भी टीचर्स हैं वो सब टॉप एजुकेटर हैं। तो आप सभी देखिए, टॉप एजुकेटर के साथ आप सभी जुड़िए और बेहतरीन क्लासेस कोर्स अटेंड करिए दोस्तों। 15,519 कोर्सेज इस समय चल रहा है। आप देखें पॉलिटी में लगभग 330 कोर्स चल रहा है, 15 अपकमिंग है, हिस्ट्री में 20 अपकमिंग है, 323 कोर्स चल रहा है। करंट में आप देखेंगे कितने कोर्सेज चल रहे हैं। इंडियन इकोनॉमी ऑप्शनल कोर्सेज हैं, फिर आप ज्योग्राफी है, साइंस है, एनसीईआरटी है, इन्वायरमेंट है, आर्ट एंड कल्चर है, प्रैक्टिस सीरीज है, आंसर राइटिंग है। मतलब हर सेक्शन यूपीएससी जितनी डिमांड करती है वो सारे सेक्शन पे आप सभी की क्लासेज यहाँ पे कंटिन्यू की जा रही हैं दोस्तों। आप देखेंगे अनअकैडमी से जुड़ने के 3 महत्वपूर्ण तरीके हैं। आप सभी यहाँ पे देखें, पहला तरीका है आप सभी का, आप जुड़ेंगे यहाँ पे प्लस से। तो प्लस में आप सभी देखेंगे दोस्तों, यहाँ जो है वो मेरा प्रोमो कोड है। आप सभी देखिए, मेरा प्रोमो कोड है मयंक1, ठीक है, मयंक1। तो आप सभी इस प्रोमो कोड से जब जुड़ेंगे तो आपको बेहतरीन 10% का डिस्काउंट आप सभी को मिलेगा दोस्तों। आप देखें, 1 महीने की फीस जो है वो 9,000 रुपये है। आप 3 महीने की फीस 22,500 रुपये है और 6 महीने की फीस 40,500 रुपये। लेकिन दोस्तों मैं सजेस्ट करूंगा आप सभी को कि आप 12 महीने की फीस को लें, जहां आप सभी को 49,500 रुपये देना पड़ता है। 10% के डिस्काउंट के साथ आपको मंथली देखें तो 3,713 रुपये चार्ज करना पड़ता है। और दोस्तों यहाँ पे 44,550 रुपये में आप 12 महीने पूरी कोर्स को आप कंप्लीट कर सकते हैं। जहाँ 24 महीने की फीस आप देख रहे हैं 72,000 रुपये है, पर मंथ 3,000 रुपये देना पड़ता है, लेकिन ये घट करके हो जाता है 27 रुपये पर मंथ। और आप सभी को जमा करना पड़ता है कितना, 64,800 रुपये। 36 महीने की फीस दोस्तों देखें तो ये हो जाता है आपका 2,250 रुपये। आपको 81,000 रुपये देकर के पूरे 3 साल तक आप प्लस एजुकेशन पे जुड़ सकते हैं दोस्तों। आप देख रहे हैं कि लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर, शेड्यूल, ये सभी कुछ आप सभी को मिलता है दोस्तों। तो आप सभी प्लीज़ यहाँ पे आप जुड़ें और बेहतरीन क्लास कोर्सेज से अपने आप को जोड़ें दोस्तों। मेरा प्रोमो कोड आप सभी को याद होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। देखिए है ना, तो आप देखें प्लस कोर्स के साथ साथ एक बेहतरीन कोर्स है दोस्तों आइकॉनिक। हम आइकॉनिक का मतलब समझते हैं। देखिए सबसे पहले आइकॉनिक पे हम लाइव क्लासेस देते हैं, टेस्ट सीरीज देते हैं, अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट देते हैं, स्ट्रक्चर शेड्यूल देते हैं दोस्तों। यहाँ तक तो हम प्लस में भी देते हैं, लेकिन ये 4 बातें हम कुछ अलग देते हैं। जैसे पर्सनल कोच, आपको एक टीचर मिलेगा जो आपको प्लान करेगा कि आपकी स्टडी कैसे होनी चाहिए। आपको डेली एमसीक्यूज, मेंस और प्रैक्टिस के मिलेंगे, चाहे वो पीटी के भी मिलेंगे। पीटी के तो हम क्लास में देते ही हैं, साथ साथ मेंस के भी आपको मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अगर आप सभी आंसर राइटिंग करते हैं तभी आप जाकर के बेहतर परफॉर्मर बनते हैं। तो आप सभी को आंसर राइटिंग की डेली क्लासेस मिलेंगी, इससे बेहतर और क्या हो सकता है दोस्तों। जहाँ स्टडी प्लान मिलेगा आपको, हर दिन क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, वो सारे तरीके, ठीक है। तो आप देखिए पर्सनलाइज फीडबैक, आपको पर्सनल फीडबैक मिलेगा कि आपने कैसा पढ़ा, क्या किया। तो दोस्तों ये सब कुछ आपको मिलेगा तभी जब आप मेरे प्रोमो कोड का इस्तेमाल करके आप सभी अनअकैडमी के साथ जुड़ेंगे, ठीक है। और अनअकैडमी एक बेहतर प्लेटफॉर्म, दुनिया का बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो आप सभी को देख रहा है कितना
अब पहले से ही बिना किसी कहे हुए आपको 10% डिस्काउंट। तो आप सभी ध्यान रखिए दोस्तों, जो फीस हमने रखी है 12 महीने की 69,500, वो फीस आपकी घट करके हो जाती है पर मंथ 5,213 रुपीज़, अर्थात आपकी फीस हो जाती है 62,550 रुपये। 24 महीने की फीस है दोस्तों 1,07,000 रुपये। तो आप देखेंगे यहाँ 96,300 रुपये आपको पेमेंट करना पड़ता है। 36 महीने की फीस है 1,41,000 रुपये। तो आपको यहाँ पे दोस्तों 1,26,000 रुपये पेमेंट करना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि एकदम बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप सभी यहाँ से जुड़ करके एक साथ बहुत अच्छा कोर्स अटेंड कर सकते हैं दोस्तों। एक सबसे बेहतरीन जो कोर्स लॉन्च किया गया अनअकैडमी के द्वारा वो है दोस्तों ऑप्शनल की फ़ीस। आप देखिए 1 महीने 5,000 फीस है, 6 महीने की 22,500 रुपये है। तो दोस्तों अगर आप देखें 6 महीने तक आप आते हैं तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो एग्जैक्ट 6 मंथ में आप ख़त्म किया जा सके। और बीच बीच में कभी 1-2 दिन 2-4-5 दिन की अगर छुट्टी हो जाती है, टीचर्स अगर मैनेज हो जाते हैं तो फिर यहाँ पे दिक्कत आपके लिए हो जाती है। तो सबसे सुरक्षित जोन है 12 महीने का, क्योंकि एग्जैक्टली 12 महीने में कोई भी कोर्स कंप्लीट हो ही जाता है या आपको एक बार से दूसरी बार रिवीजन करने का मौका भी मिलता है। दोस्तों इन सब के लिए आपको एक ही प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना है, मयंक1, राइट है ना। आपको मयंक1 प्रोमो कोड का इस्तेमाल करना है दोस्तों। तो आप देखेंगे कि यहाँ बेहतरीन तरीके से आप 12 महीने का जो फीस है वो है 24,750 रुपये। आप देख सकते हैं कि 2,63 रुपये में आप महीने भर के कोर्स को ज्वाइन करें। दोस्तों एक बात थोड़ा सा अगर आपको लगता होगा कि ये फीस ज़्यादा है कम है, तो ऑफलाइन क्लासेस में जाके आप देखें कि फ़ीस कितनी है। टीचर उसी सुलभता के साथ आप सभी को उपलब्ध हो रहा है, आपको PDF कोर्स प्रोवाइड करा रहा है, आपसे डायलॉग डिलीवरी कर रहा है, आपकी कन्फ्यूजन्स को सुन रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी दे रहा है, आपको फिर सारी बातें पढ़ा रहा है। तो आखिर मान के चलिए आप अपने घरों में बैठ करके, अपने कमरे में बैठ करके सुरक्षित अगर आप पढ़ ले रहे हैं तो इससे बड़ा विकल्प क्या होगा आपके लिए। अच्छा, जैसे मान लीजिए कोई क्लास में टीचर होता है, वो एक बार अच्छी बात बोल देता है, फिर बाद में वो आप उसे सुनना चाहें तो आप रिपीट नहीं कर पाते हैं, अपने दिमाग पे आपको जाना पड़ता है। यहाँ तो सारी चीज़ें रिकॉर्डेड है, आप 1 बार 2 बार 3 बार 10 बार 100 बार आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब तो अनलिमिटेड एक्सेस की बात कही गई है यहाँ पे दोस्तों। तो बहुत ही शानदार तरीके से अनअकैडमी ने अपने आप को इस्टेब्लिश किया है, और वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो आपके लिए है, न कि किसी एक पर्टिकुलर कहा जाए लाभ के लिए। तो ये लाभ जो है वो छात्रों को दिया गया है, एक छात्र जीवन को समझते हुए मिस्टर रोमन सैनी सर के द्वारा जो ये प्लान ऑर्गेनाइज किया गया है, ये बहुत बड़ा प्लान है। तो आप सभी इससे इसका लाभ ले सकते हैं। 24 महीने की जो फीस है दोस्तों आप देखेंगे तो वो फीस है 40,000 रुपये, और 40,000 के बाद आप देखेंगे इसकी फीस घट के हो जाती है महीने की 1,500 रुपये, और इस फीस हो जाती है 36,000 रुपये। तो आप इसको फोकस करें। वहीं 36 महीने की फीस अगर आप देखेंगे तो आप देखें सिर्फ मात्र 1,389 रुपये में 50,000 रुपये फीस हो जाती है, लेकिन 10% डिस्काउंट के साथ आपको देना होता है दोस्तों मात्र 1,250 रुपये महीने, और 45,000 रुपये 3 साल के। दोस्तों 15 या 45 मतलब 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आप को सोचिए कितनी अपॉर्चुनिटी है। अगर आप अभी प्रिपरेशंस करते हैं और आप ग्रेजुएशन में हैं तो आप सोचिए जब आप ग्रेजुएशन पास आउट होंगे तब तक अपने ऑप्शनल को आप 5 से 7 बार आप रिवाइज कर चुके होंगे दोस्तों। ऐसी स्थिति में आप सोचिए अपडेटेड जब जितनी बार अपडेट होगा तो आपको कोर्स मिलता जाएगा। और आप जानते हैं यूपीएससी में इस बात को कोई नहीं बता सकता है कि मेरा पहला अटेम्प्ट फर्स्ट अटेम्प्ट क्या होगा, सेकंड अटेम्प्ट क्या होगा, और मेरा थर्ड अटेम्प्ट क्या होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये व्यवस्थाएं आपके लिए बनाई गई हैं, जहां अगर आप पूरे कॉन्फिडेंस में हैं तो 12 महीने में कोर्स कंप्लीट करें। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी में अभी समय है तो आप इसे 2 वर्ष के लिए ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी अभी प्रारंभ कर रहे हैं तो आप इसे 3 साल के लिए ले सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे अपना साल बढ़ाते जाएंगे दोस्तों फीस कम होती जाएगी। लोग फीस बढ़ाते हैं, यहाँ फीस कम होती है। तो आप सभी ध्यान रखिएगा, अनअकैडमी का प्लेटफॉर्म आपका प्लेटफॉर्म और आपके लिए बनाया गया प्लेटफॉर्म है दोस्तों। तो यहाँ तैयार हो जाइएगा दोस्तों। अगर हम अभी बताएं आपसे कि अनअकैडमी इस जनवरी में बहुत सारे ऐसे, दिसंबर में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए हैं। एक प्रोग्राम है अनअकैडमी कॉम्बैट। तो आप देखेंगे बहुत बढ़िया एक तरीके से एक परीक्षा आयोजित की गई है ना, जो 6 तारीख को और 20 तारीख को ऑर्गेनाइज की गई थी 11 बजे। उसमें आप समझिए उसके विजेता को आप देखिए 45 मिनट में 60 क्वेश्चन करना होता था, और 6 सेक्शंस, मतलब जैसे आप समझिए कि हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमी हो, साइंस हो, करंट हो, इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे गए, रिलेटिव स्कोरिंग की गई दोस्तों। और आप साथ ही साथ देखेंगे इसमें पहला प्राइज जो आपको दिया जा रहा है, देखिए उत्साहवर्धन प्राइज, पुरस्कार जो है वो उत्साह बढ़ाने का एक तरीका है। तो आप देख रहे हैं कि पहला पुरस्कार जो दिया गया वो एप्पल मैकबुक दिया गया, सेकंड प्राइज जो दिया जा रहा है वो एप्पल आईपैड दिया जा रहा है, थर्ड प्राइज आपको दिया जा रहा है एप्पल एयरपोर्ट्स दिया जा रहा है। वहीं 100 रैंकर्स को दे रहे हैं हम क्या 1,000
रुपए के अमेजन वाउचर। तो आप देख रहे हैं कि बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जो हर तरीके से आप सभी के बीच में उत्साह बढ़ाने का कार्य करता है। तो कंप्लीट विद द बेस्ट एंड विन अमेजन प्राइज, ठीक है ना, आप अमेजन प्राइज जीत सकते हैं, यहाँ पे शानदार पुरस्कार जीत सकते हैं दोस्तों। दोस्तों अगर देखें ओनली 6 मंथ यू हैव फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, तो आप देखिए बहुत ही प्यारा स्लोगन है कि अनअकैडमी लेट्स क्रैक इट। अगर आप देखते हैं सॉरी, तो आपकी सफलता में अनअकैडमी प्रत्येक क्षण उपस्थित है दोस्तों। 27 जून को प्रीलिम्स एग्जामिनेशन क्लियर किया गया है कि यहाँ पे आपका होगा। ऐसी स्थिति में आप समझिए ये 2 पालियों में एग्जाम होता है दोस्तों, आपका जीएस और सीसैट के साथ में। तो इसके लिए बहुत सारे बैचेज चलाए जा रहे हैं, आप देखेंगे तो अभी चैंपियन बैचेज चलाए जा रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे टीचर्स यहाँ पे आप कंप्लीट जीएस सिलेबस है, प्रीलिम्स है, लाइव क्लासेस है, फ्री पीडीएफ है, स्ट्रक्चर कोर्स है, डाउट डिस्कशन है, आपका इंडिया टॉप एजुकेटर। आप देखेंगे शानदार कोर्सेज आपको चलाए जा रहे हैं। आप देखिए 14 दिसंबर से कोर्सेज स्टार्ट है यहाँ पे, चाहे वो इंग्लिश का देखें, हिंदी का देखें, इंग्लिश का देखें, बायलिंगुअल। आप देखें बहुत सारे कोर्सेज ऐसे लगातार आपके स्टार्ट हो रहे हैं दोस्तों, आप इनसे जुड़े। और अभी देखिए सबसे बड़ी बात है कि कोर्सेज आपको 28 तारीख को भी शुरुआत की गई है, तो उन कोर्सेज से भी आप जुड़ सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है। तो आप सभी बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पे जुड़ें और आगे बढ़ें दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे दोस्तों मैं शुरू कर रहा हूँ आप सभी के साथ क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, तो आप यहाँ पे जुड़ करके इसे आप देखने की कोशिश करेंगे। जी चलिए हम लोग शुरू करते हैं। 150 शब्दों में आप सभी को आंसर लिखना है। और दोस्तों इसमें देखें कि भारत के सांस्कृतिक इतिहास में 11वीं और 12वीं सदी के घटनापूर्ण में प्रगति देखी गई, इसकी विवेचना कीजिए। देखिए विवेचना करने का अर्थ क्या होता है दोस्तों? विवेचना करने का अर्थ होता है एक तरीके से व्याख्या, दूसरी तरीके से इसे क्या कर सकते हैं, मतलब इस समय काल की घटनाओं का विवरण आपको देना है। विवेचना एक बड़ा शब्द हो जाता है दोस्तों, जहां आपको क्रमिक उसका विस्तार दिखाना होता है। तो आप देखें कि 11वीं और 12वीं सदी का समय भारत में तुर्कों के आक्रमण से संबंध रखता है, ठीक है। और महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया था दोस्तों। मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूंगा, महमूद गजनवी से लेकर के मोहम्मद गोरी तक, अर्थात 1000 ईस्वी से लेकर के 1206 ईस्वी तक के समय के भारतीय सांस्कृतिक इतिहास की घटनापूर्ण प्रगति को दिखाती है। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पे देखना होगा कि आखिर ये स्थितियां क्या थी। अब दोस्तों देखिए कि जब भारत पर आक्रमण हुआ, हम तो देखते हैं कि 712 ईस्वी में सबसे पहली बार है ना आक्रमण हुआ एमबी के मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा, ठीक है। तो अब देखेंगे इसके बाद जब भारत पे सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण हुआ, क्योंकि ये अरबी आक्रमणकारी थे, उसके बाद जब आक्रमण हुआ तो तुर्की आक्रमण हुआ दोस्तों। सबसे पहली बार आप देखेंगे गजनवी सुबुक्तकीन के द्वारा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है सुबुक्तकीन के पुत्र गजनवी के द्वारा। तो गजनवी ने जब भारत पर आक्रमण किया दोस्तों, लेकिन यहाँ तक भी उद्देश्य क्या रहा? लूटना, राइट है ना, साम्राज्य का विस्तार करना यहाँ पे नहीं रहा। लेकिन आप देख रहे हैं कि जब गजनवी का पुत्र जब भारत पर आक्रमण करता है गौरी, ठीक है, तो यहाँ से विचारधारा में परिवर्तन आता है और विचारधाराएं यहाँ पे क्या करने लगती हैं? विचारधाराएं दोस्तों ये हो जाती है कि अब हम धन के साथ साथ साम्राज्य विस्तार भी करेंगे, ठीक है। धन के साथ साथ क्या करेंगे? साम्राज्य विस्तार भी करेंगे। तो आप एक चीज ध्यान रखिएगा, साम्राज्य विस्तार की नीति यहाँ पर कहीं न कहीं आने लगती है। तो क्या हो जाता है कि इसके साथ साथ आप देखेंगे कि बहुत सारे धर्म के साथ बहुत सारे विचार और बहुत सारे अन्य संस्कृतियां भी भारत में प्रवेश करना शुरू कर देती हैं दोस्तों। तो ये विचारधारा आपको इसमें इस प्रश्न के अंतर्गत दिखानी है। देखिए इस समय इस्लाम का आगमन वह घटना साबित हुई जो अभी तक भारतीय सांस्कृतिक संभावों के विपरीत सिद्ध हुई। अब देखिए ये लाइन आपको दिखाना है, विपरीत सिद्ध हुई, ये क्या कह रहा है लाइन? जैसे कि आप समझने की कोशिश करिए मित्रों कि जब हमारे देखिए प्राचीन भारत में अगर हम लोग देखने की कोशिश करें तो यहाँ पे भी आक्रमणकारी आए थे। जैसे यहाँ नीचे देखिए लिखा हुआ है, शक है, पहले तो यूनानी है, ठीक है, शक है, पहलव है और कुषाण है। लेकिन दोस्तों इनमें देखिए खास विशेषता ये रही कि भले ही अन्य संस्कृतियों के लोग थे, लेकिन इन्होंने अपना क्या कर लिया? भारतीकरण कर लिया। तो ये एक बड़ी विशेषता मानी गई इनकी। लेकिन अगर आप यहां पे देखें मध्यकाल में देखें, तो मध्यकाल में जब इस्लामिक आक्रमण हुआ है ना, चाहे उसे आप तुर्की कह लें या
अरबी कह लें, ठीक है। जब ये आक्रमण होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे पूर्णतः परिवर्तन, यहाँ परिवर्तन की बात आती है, ठीक है। जो भारतीकरण था उसकी परिवर्तन की बात आती है, क्योंकि देखिए यहाँ पे धर्म बदल गया, शासक का सिद्धांत बदल गया, ठीक है। कर प्रणालियों में बदलाव आया। आप यहाँ देखेंगे कि जो सामाजिक विशेषताएं थी, सामाजिक विशेषताओं में परिवर्तन आया, ठीक है। तो अब आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से ये सिचुएशन यहाँ पे बदल जा रही है, विपरीत हो जा रही है। तो ऐसी परिस्थितियों में, है ना, ऐसी परिस्थितियों में व्यापक परिवर्तन भारत में आता है, ठीक है। इससे पहले मैंने आपको प्रश्न में लिखा है कि इससे पहले अगर आप देखेंगे कि भारत में शक, कुषाण और पहलव जैसे विदेशी आक्रमणकारी आए, परंतु ये सभी इसी संस्कृति के अंग बन गए। ऐसा पहली बार हुआ जब भारत में कोई विदेशी आक्रमणकारी आया और वह परिवर्तन की बात कर रहे होते हैं। तो ये कौन थे? ये इस्लामिक थे। धर्म अपना एक अलग स्थान बनाने में सफल हो गया। और आप देखिए धर्म के रूप में मैंने क्या कहा कि जो भारत में हिंदू धर्म था, ठीक है, वह अब इस्लामिक धर्म हो गया। पूरी की पूरी तरीके से सल्तनत में परिवर्तन आया, शासक में परिवर्तन आया, विचारधाराओं में परिवर्तन आया, और परिवर्तन ने क्या कर दिया? संपूर्ण विचारधारा को बदल करके रख दिया। इस्लाम के आगमन ने भारतीय ताने बाने पर करारी चोट पहुंचाई, जिसका प्रभाव कला में देखा गया, भाषा में देखा गया, लेखन में देखा गया, धर्म में देखा गया तथा संस्कृति के प्रत्येक पहलुओं में देखा गया। तो आप देख रहे हैं कि एक बड़ा परिवर्तन हुआ, इस काल में। तो प्रश्न पूरी तरीके से सही दिशा में लिखना आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। वास्तव में इसमें घटनापूर्ण प्रगति दिखी कला के क्षेत्र में। तत्काल को मध्य एशियाई प्रभाव से अलग दिखा, परंतु बाद में यह भारतीय कला में मिल गया, जो कमोबेश आज भी दिखाई पड़ता है। मतलब हम ये देख रहे हैं कि प्रारंभ की स्थिति में देखें तो जो भी आक्रमणकारी है, जो भी यहाँ पे इस्लामिक शासक हुए, तुर्की सुल्तान या आगे चल करके बादशाह हुए, इन्होंने पूरी तरीके से जो व्यवस्थाओं को बदला, वो पूरी तरीके से मध्य एशियाई संस्कृति की हो गई। क्योंकि ये कहाँ से आए थे? तो मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशियाई संस्कृति की हो गई। और ऐसी स्थिति में आप देख रहे हैं कि मध्य एशियाई संस्कृति के साथ साथ जो बदलाव हुआ वो स्थायी तो भारतीय संस्कृति के मेल जोल के साथ ही रहा, आप देख रहे हैं। तो इसीलिए एक शब्द का इस्तेमाल होता है इंडो इस्लामिक संस्कृति, राइट, है ना। इंडो इस्लामिक संस्कृति, भारतीय इस्लामिक संस्कृति की बात हो जाती है, ठीक है। भारतीय इस्लामिक, है ना, संस्कृति की बात शुरू हो जाती है दोस्तों। तो ऐसा नहीं था कि इस पूरे समय काल में भारतीय संस्कृति को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया गया, लेकिन अभी क्या देखा गया था कि जो प्राचीन काल के आक्रमणकारी थे और वर्तमान के आक्रमणकारी में एक बड़ा परिवर्तन बस इतना ही दिखाई दिया कि इस पूरे समय काल में परिवर्तन देखा गया, विचारधारा का परिवर्तन देखा गया, कला में परिवर्तन देखा गया, भाषा में जहां हम संस्कृत भाषा को अत्यधिक महत्व देते थे, पाली प्राकृत भाषाओं का विकास था, वहां उर्दू फारसी भाषाओं का महत्व हो गया। लेखन कला का भी विकास हुआ, अरमेइक और ब्राह्मी लिपि आई, ठीक है। धर्म और संस्कृति के स्वरूप में परिवर्तन हुआ। तो बदलाव तो डेफिनेटली हुआ, लेकिन आगे चल करके संस्कृति का पूरा स्वरूप जो है वो किसमें आ जाता है? संस्कृति का पूरा स्वरूप इंडो इस्लामिक संस्कृति में आ जाता है, अर्थात भारतीय और इस्लामिक सभ्यता के जो विचारधारा थी वो दोनों एक साथ मिलकर के आगे ग्रोथ करते हैं। दोस्तों, नवीनता भाषा के जोर पर उर्दू भाषा का पनपी एवं अरबी व फारसी भाषा इतिहासकारों के माध्यम से आई। इसी प्रकार पर्दा प्रथा हो, तमाम इस्लामिक त्यौहार, लेखन एवं नवीन पद्धतियों ने भारतीय संस्कृति इतिहास में अपना प्रभाव छोड़ने में सफलता दी। तो बिल्कुल ये बात सत्य है, पूरी तरीके से सत्य कहा जाता है कि 11वीं-12वीं शताब्दी के अंतर्गत आप देखेंगे तो बहुत बड़े परिवर्तन भारत में देखे गए। तो इस तरीके से आपको बहुत ही सारांश स्तर पे लिखना होता है, क्योंकि देखिए मैं आपको सीधे सीधे एक फ्लो चार्ट आपको समझा देता हूँ। जैसे मान के चलिए ये प्राचीन भारत है और ये मध्यकालीन भारत है, ठीक है। यहां आप देखेंगे शासक, तो यहां होगा राजा, यहां होगा सुल्तान,
ठीक है। धर्म में देखेंगे तो यहाँ होगा हिंदू या सनातन धर्म, तो यहाँ होगा इस्लाम धर्म, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे इनकी संस्कृति में बदलाव, तो इनकी संस्कृति में अलग तरीके से कुछ भूमिकाएं होंगी, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो संपूर्ण, चाहे हम देखें हमारे मंदिरों का निर्माण इस तरीके से होता है, ठीक है, तो इनके मस्जिदों का निर्माण आप देखेंगे इस तरीके से होता है, गुंबदाकार आकृति में होता है। तो आप कहीं ना कहीं आप देखेंगे ये जो बदलाव हुए, ठीक है, वो भारतीय संस्कृति से मेल तो खाते थे, लेकिन कुछ ना कुछ परिवर्तन के साथ यहाँ पर स्थापित हुए। तो आपको इस प्रश्न में बिल्कुल यही स्पष्ट करना था कि क्या परिवर्तन हुए जब भारत में इस्लाम संस्कृति के शासक आए। तो बहुत ही सरलता से आप इसे स्पष्ट कर सकते हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं दोस्तों, प्रश्न नंबर 2, समझाइए कि क्या कारण है कि अधिकांश ज्ञात हड़प्पाकालीन बस्तियां लवणी भूजल वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में अवस्थित थीं। चलिए देखते हैं, हम लोग समझते हैं इस प्रश्न को। देखिए, आप उत्तर पढ़ लें, फिर अपनी जानकारी के साथ आप जोड़ें इसे। उत्खनित विभिन्न संदर्भ स्थलों के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट है कि यह सभ्यता उत्तर में कश्मीर के मांदा से लेकर के पूर्व के आलमगीर तक विस्तृत है। अब देखिए, आप सिंपल सी बात है, आप इसका विस्तार क्रम अगर देखेंगे तो नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, राइट है ना। यहाँ जम्मू कश्मीर है, मांडा, पश्चिम में आपका सुतकांगडोर है, बलूचिस्तान, ठीक है, दक्षिण में महाराष्ट्र है, दायमाबाद, ईस्ट में आपका, पूर्व में आपका है यूपी, तो आलमगीरपुर। ये जितने भी स्थल आप देखेंगे किसी न किसी विशेष नदियों के किनारे हैं, जैसे मांडा चेनाब नदी, आलमगीरपुर हिंडन नदी, दायमाबाद प्रवरा नदी, सुतकांगडोर दास्क नदी। तो आप देखेंगे ये नदियों के किनारे बसी एक संस्कृति थी, प्रत्येक दिशाओं में आप देखेंगे। तो ये बात लवणी भूजल वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में ही रहते थे, क्योंकि जल ही इनके जीवन का महत्वपूर्ण स्रोत था। इस माध्यम से अगर कहा जाए तो ये क्षेत्र बिल्कुल उन्हीं जगह विस्तृत हुआ जहां पे नदी जल व्यवस्था का महत्वपूर्ण साधन उपलब्ध था, जो समकालीन अन्य किसी भी सभ्यता की अपेक्षा अधिक भूभाग क्षेत्र में फैला था। इसकी आकृति अगर देखें तो त्रिभुजाकार क्षेत्रफल रहा है। आप देखेंगे कि लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर की पूरी लंबाई रही इनकी। इतने बड़े क्षेत्र में फैले सुंदर सभ्यता के अधिकांश स्थल बस्तियां लवणी भूजल वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में अवस्थित थी। इसके कई कारण हैं। चलिए पहला कारण देख लेते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता को अगर हम भूलवड़ी वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों की बात करें तो इसका मुख्यतः क्षेत्र जो है वह गुजरात में आता है। आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा क्षेत्र जो होता है गुजरात के कच्छ और काठियावाड़ के क्षेत्र में आता है। जैसे उसमें क्या कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे रंगपुर है, लोथल है, सुरकोटडा है ना, रोजदी है, ठीक है, आदि क्षेत्र आते हैं, ठीक है। जबकि अगर हम पूर्वी पंजाब के क्षेत्र में देखें तो बहावलपुर है, हरियाणा है, तथा कुछ राजस्थान के क्षेत्र में भी आते हैं, कालीबंगा वगैरह क्षेत्र हैं। इन क्षेत्रों में अधिकांश बस्तियां पाई गई हैं। इन बस्तियों से ज्ञात अवशेषों के अध्ययन से पता चलता है कि ये सभी मुख्यतः ग्रामीण बस्तियां थी। कैसी थी? ग्रामीण बस्तियां थी। तो दोस्तों लगभग 1800 बीसी के आसपास इन बस्तियों की जनसंख्या में काफी वृद्धि देखने को मिलती है। कारण क्या था? 1800 बीसी का समय हड़प्पा के पतन का समय था। इस समय मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चाहुंदड़ो, राखीगढ़ी, कालीबंगा आदि स्थलों की नगरीय विशेषताएं धीरे धीरे लुप्त हो रही थी। इन क्षेत्रों की उर्वरता शक्ति नष्ट होने लगी थी। लोगों की आजीविका कठिन हो गई थी। अब ये लोग उन क्षेत्रों में बसने लगे थे जहां पे आजीविका के अच्छे साधन थे। यह क्षेत्र लवणी जलभूल वाले
और जो शुष्क क्षेत्रों में थे। आप देख रहे हैं कि आप समुद्र के तट के किनारे जब कोई भी क्षेत्र बसा होता है तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि आप मान के चलिए ये समुद्र का तट एरिया है, समुद्र का क्षेत्र है। आप मान लीजिए आपका निवास यहाँ पे है, तो समुद्र के जो मिट्टी है वो यहाँ पर पहुँचेगी, ठीक है। आप जानते हैं कि ये खारा होता है, समुद्र खारा होता है, और खारी मिट्टी में आप जानते हैं उत्पादन की क्षमता बहुत कम हो जाती है, उत्पादन की क्षमता यहाँ पे कम हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में उत्पादन जहां कम हो जाएगा वहां जनसंख्या का निर्वहन बहुत कठिन हो जाएगा। लवणीय भूजल वाले अर्धशुष्क क्षेत्रों में अधिकांश बस्तियों के पाए जाने का दूसरा कारण यह भी था कि यह क्षेत्र हड़प्पा सभ्यता के परिवर्तन वाले मृदभांड संस्कृति के तत्व भी पाए गए हैं, जिसका संबंध हड़प्पा संस्कृति के ताम्रपाषाणिक संस्कृति से मिलता है। अर्थात आप देखें कि शुरुआती दौर में अगर हम लोग देखें तो ताम्रपाषाणिक संस्कृति और हड़प्पा संस्कृति के कुछ स्थल समान है। जैसे दायमाबाद की अगर हम बात देखें, अगर दायमाबाद को देखा जाए जो महाराष्ट्र में है, ठीक है ना, दक्षिण में है, महाराष्ट्र में है, तो देखिए ये ताम्रपाषाणिक संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल था। ये कॉपर एज का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है। तो चाहे हम इसे कॉपर एज का बड़ा स्थल कह लें, अब बिग साइड, या हम इसे कह लें ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का साउदर्न जोन था, साउदर्न जोन था, ठीक है। तो कहीं ना कहीं संस्कृतियों में समावेश या संबंध दिखाई देता है। इस क्षेत्र में अधिकांश बस्तियों के पाए जाने का तीसरा कारण यह भी था कि इस क्षेत्र में कृषि आधारित छोटे छोटे घरेलू उद्योग धंधों से लोग अपना जीवन यापन करते थे, क्योंकि नदी जल बहाव का क्षेत्र था, संसाधन पूर्ण क्षेत्र था। तो ऐसी स्थितियों में बहुत सारे उद्योग धंधे, व्यापार और कृषि के छोटे छोटे आधार थे, उसमें जनसंख्या का दबाव इतना ज्यादा नहीं था, नदी जल कटाव भी उतना ज्यादा नहीं था, समुद्र कटाव भी उतना ज्यादा नहीं था। तो ऐसी स्थितियों में इन क्षेत्रों में रहना बहुत ही आसान था और सुलभता से लोग अपना जीवन व्यतीत करते थे। इस क्षेत्र में पारिस्थितिकी के दबाव अन्य हड़प्पाई स्थलों की अपेक्षा बहुत कम थे। पारिस्थितिक असंतुलन का सामना इन लोगों को कम करना पड़ा और ये बस्तियां उत्खनन में अन्य हड़प्पाई स्थलों की अपेक्षा ज्यादा निकल कर सामने आई। क्यों? कहां पे? अर्धशुष्क लवणीय क्षेत्रों में, अर्थात समुद्र तटीय क्षेत्रों के निकट। तो इसका मुख्य कारण यही था दोस्तों, क्योंकि यहां सामान्य जीवन प्रणाली की समस्त वस्तुएं उपलब्ध थी। सामान्य जीवन प्रणाली के संसाधन उपलब्ध थे। इसीलिए आप देखेंगे चाहे जो भी हो, जो भी स्थल हो, चाहे हम देखें, आप नॉर्थ को देखें, वेस्ट को देखें, साउथ को देखें, ईस्ट को देखें, या आप किसी भी जोन को देखेंगे, तो ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जोन जो जहाँ जहाँ डेवलप हुआ वो कहीं ना कहीं नदी संस्कृति के आसपास ही हुआ, या समुद्र या नदी संस्कृतियों के आसपास ही इनका सबसे ज़्यादा विकास होता है। क्योंकि जीवन में, मनुष्य के जीवन में नदी जल उपयोगिता अत्यधिक महत्वपूर्ण रखती है। तो ऐसी स्थिति में इनका जो डेवलपमेंट हुआ वो इन्हीं क्षेत्रों में सर्वाधिक माना गया। चलिए दोस्तों, अब हम लोग अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या कहता है? पूर्व वैदिक समाज के समतावादी स्वरूप में उत्तर वैदिक काल के दौरान किस प्रकार परिवर्तन आया? तो सबसे पहली बात, अगर हम लोग इस बेसिक डिफरेंस को समझने की कोशिश करें तो हम लोग एक चीज़ देख लें कि क्या क्या परिवर्तन हुआ उत्तर वैदिक काल में। तो देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों सबसे पहली बात कहें हम तो पूर्व वैदिक काल, अगर हम लोग पूर्व वैदिक काल की बात करें तो एक शब्द अगर हम लिख देते हैं कि पूर्व वैदिक काल जो थी वो ग्रामीण संस्कृति थी, तो बिल्कुल सत्य बात हो जाएगा। ग्रामीण संस्कृति में विकास का स्तर जो भी होता है वो बहुत
सूक्ष्म होता है, बहुत विशाल स्तर यहाँ पे नहीं होता। लेकिन अगर हम दोस्तों बात करते हैं, अच्छा यहाँ ग्रामीण संस्कृति में हम देखेंगे कि प्रशासन वगैरह की भी आवश्यकता उतनी ज़्यादा नहीं होती है, क्योंकि सामान्य स्थिति में लोग यहाँ पे सामंजस्यपूर्ण व्यवस्था जीते हैं और कबीलाई शासन मान सकते हैं, कबीलाई शासन, कबीलाई शासन यहाँ पर था। अभी हम लोग यहाँ पे देखें तो जो उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल में एक विशेषता आई, उत्तर वैदिक काल में लोहे की उत्पत्ति होती है दोस्तों, ठीक है, लोहे की उत्पत्ति होती है। लोहे की उत्पत्ति से क्या होता है, देखिए आयरन एक बहुत ही मजबूत धातु है, इसे तृतीय क्रांति भी कहा गया, थर्ड रेवोल्यूशन कहा गया इसे, ठीक है। देखिए यहां से जब हलों से खेतों की जुताई हुई तो आंतरिक भाग तक हलों खेतों की जुताई हुई, राइट है ना, आंतरिक भाग तक खेतों की जुताई मानी जाती है। अब क्या होता है दोस्तों, आप देखेंगे जब इससे खेतों की जुताई हुई तो उर्वरता क्षमता यहाँ पे बढ़ जाती है, उर्वरक क्षमता यहाँ पे बहुत बढ़ जाती है, प्रोडक्टिविटी बहुत बढ़ जाती है। आप देखेंगे लगातार उत्पादन क्रम जो है वो बढ़ जाता है, बढ़ता ही जाता है, ठीक है। इससे क्या होता है, जब उत्पादन क्षमता अत्यधिक बढ़ जाती है दोस्तों तो सरप्लस की स्थिति आ जाती है, सरप्लस प्रोडक्शन हो जाता है, अधिशेष उत्पादन होता है। अधिशेष उत्पादन होता है। अधिशेष उत्पादन का मुख्य से अगर हम देखें, अधिशेष उत्पादन से क्या होता है दोस्तों कि अब हमें क्या होता है कि जो वस्तु हम अभी तक अपने जीविकोपार्जन के लिए उपजा रहे थे, अब उसे हम आयातित भी कर सकते हैं। अब हम उसे क्या कर सकते हैं, बाहर बाजार के में बेच भी सकते हैं दोस्तों। तो ऐसी स्थिति में अब क्या हुआ, धीरे धीरे अधिशेष उत्पादन ने व्यापार, हम शुरुआत करें तो बाजार, व्यवसाय और व्यापार की स्थिति में हाथ को लाकर के खड़ा कर दिया और हम विदेशी देशों से व्यापार करना शुरू कर दिया, जिससे मुद्रा व्यवस्था का जन्म हुआ। इसी को हम अर्थव्यवस्था का जन्म कहते हैं। तो वास्तविकता में अगर देखा जाए तो भारत में अर्थव्यवस्था का जो जन्म हुआ, जो पहली बार आप देखेंगे, पहली बार लिक्विडिटी के रूप में क्वाइंस आया वास्तविकता में, वो उत्तर वैदिक काल में आया। जब सिक्के आ जाते हैं या अर्थव्यवस्था उत्पन्न हो जाती है तो अर्थव्यवस्था क्या करती है कि लोगों में संघर्ष पैदा करती है, महत्वाकांक्षा पैदा करती है। ऐसी स्थिति में उस पर नियंत्रण रखने के लिए राजा का निरंकुश होना, एक तो राजा का होना बहुत आवश्यक हो गया और राजा का स्वरूप कैसा हो, निरंकुश हो। तो राजा डिक्टेटर होता चला गया यहाँ पे, और जब राजा डिक्टेटर होता चला गया तो राजा के भी अपनी महत्वाकांक्षाएं बढ़ने लगी। जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ी तो युद्ध की संभावनाएं पैदा होने लगी, और युद्ध ने क्या दे दिया दोस्तों, साम्राज्य विस्तार का स्वरूप दे दिया। तो आप देखेंगे मगध, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो महाजनपद जिसमें 16 महाजनपदों की उत्पत्ति हुई उत्तर वैदिक काल के समय के बाद ही। फिर उसके बाद मगध का उत्कर्ष हुआ और फिर यही आगे चल करके मगध साम्राज्य की भूमिका में भी दिखाई दिया, मगध साम्राज्य की स्थिति में भी दिखाई दिया दोस्तों। तो बहुत महत्वपूर्ण था उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को द्वितीय नगरी क्रांति भी कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल को द्वितीय नगरी क्रांति भी कहा जाता है। तो जब तक प्रश्न की समझ नहीं होगी तब तक आपके उत्तर लेखन चमत्कारिक नहीं होंगे, अर्थात आपको अच्छे नंबर नहीं दिलाएंगे। आप जान ही रहे हैं कि जब धन ज्यादा हो जाता है तो समाज में विभेदीकरण होता है। उत्तर वैदिक काल का दौर ही था जब अथर्ववेद में पहली बार जाति धर्म की बातें बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान लेने लगी। पूर्व वैदिक कालीन, अब देखिए प्रश्न को पढ़ के देखिए आप सभी, आप समझ पा रहे हैं कि नहीं मेरी बात को। पूर्व वैदिक समाज से तात्पर्य ऋग्वैदिक समाज से है, जिसकी शुरुआत लगभग 1500 BC के आसपास मानी जाती है। पूर्व वैदिक समाज अनेक अर्थों में समतावादी था, समाज में ऐसा विभाजन नहीं था। पूर्व वैदिक समाज की बात मैं कर रहा हूं, था जहां एक वर्ण
उत्पादन करता था तो दूसरा वर्ण उत्पादन पर नियंत्रण रखता हो। लेकिन पद एवं संपत्ति में भेदभाव विद्यमान थे, विशेषकर पशुओं, घोड़ों तथा रथों के संदर्भ में। अगर ऋग्वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था स्थापित नहीं हो पाई थी, अर्थात ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण व्यवस्था के संकेत तो मिलते हैं। ध्यान रखिएगा, पहली बार जाति प्रथा के संकेत अगर हमें कहीं मिलते हैं तो वह ऋग्वेद में मिलते हैं, पुरुष सूक्त के अंतर्गत मिलते हैं। लेकिन यहाँ मैं आपसे स्पष्ट बता पा रहा हूं कि दोस्तों, जो ऋग्वैदिक काल था वो पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो ये समय क्लासिफिकेशन का था, है ना, वर्ग भेद था, जाति भेद नहीं था। ध्यान रखिएगा, क्लासिफिकेशन था, जाति भेद नहीं था, वर्ग भेद था। तो समाज में कहीं ना कहीं समता व्याप्त थी। 10वें मंडल से जब यह जानकारी मिलती है, जाति के आधार पे या कर्म के आधार पे जाति का निर्धारण हो जाता है, तो यहाँ से व्यवस्थाओं में व्यापक परिवर्तन आता है। लेकिन कुल मिलाकर के ऋग्वैदिक समाज में विभेद, श्रेणीकरण, स्तरीकरण, वर्गीकरण आदि तत्व अनुपस्थित रहे। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इस सब अच्छी तरीके से देखिए। मतलब विभेद, है ना, जाति धर्म के आधार पर विभेद करना यह नहीं था। श्रेणी के आधार पे 1 2 3 के आधार पे, मतलब क्लासिफिकेशन के आधार पे भी बहुत बड़ा अंतर नहीं था। स्तरीकरण, जो भी स्ट्रक्चरल डिवीजन था, ये भी नहीं था। क्लासिफिकेशन था, लेकिन कोई समाज में दबाव या तिरस्कार का कारण इससे नहीं पैदा होता। लेकिन ऋग्वैदिक समाज का समतावादी स्वरूप उत्तर वैदिक काल के आते आते कई प्रकार के परिवर्तन इसमें दृष्टिगोचर होने लगते हैं। अब जैसे उत्तर वैदिक काल में चतुर्वर्ण व्यवस्था पूरी तरीके से स्थापित हो जाती है। पहला आप देखिए, मतलब जाति व्यवस्था स्थापित हो जाती है। कहाँ? ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, शूद्र, ये व्यवस्था स्थापित हो जाती है दोस्तों, और बहुत ही कठोर स्वरूप में स्थापित हो जाती है। इस काल में वर्ण व्यवस्था का व्यापक प्रोत्साहन मिला। मतलब आप सोचिए, इसे प्रोत्साहित किया गया। अर्थात इस काल में ऋग्वैदिक काल की सामाजिक गतिशीलता बाधित होने लगी। जो समतावादी दृष्टिकोण था वह बाधित होने लगा। इसी काल में वर्ण व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ स्थान ब्राह्मणों का हो जाता है, और ब्राह्मणों ने ही यज्ञ की पद्धति के माध्यम से अपने आप को स्थापित कर लिया। मतलब ब्राह्मण क्या करने लगे? यज्ञ ही, और यज्ञ को क्या बना दिया? यज्ञ को मुक्ति का माध्यम बना दिया। आज भी आपके दिमाग में होता है कि हम यज्ञ कर रहे हैं, हम कोई कार्यक्रम कर रहे हैं। इस आधार पे आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत ही विधिवत तरीके से ब्राह्मणों के द्वारा यज्ञ को स्थापित कर दिया गया। ब्राह्मण के बाद क्षत्रियों का स्थान था। इस काल में युद्ध शास्त्रों के रूप में लौह शास्त्रों को प्रोत्साहित किया गया, जिससे क्षत्रियों की स्थिति अत्यधिक सुदृढ़ होती गई। दोस्तों, तीसरे वर्ण वैश्य का था, जो एकमात्र दाता था। इस वर्ण क्रम में सबसे निचले स्तर पर शूद्र था। दोस्तों, आपको द्विज का कॉन्सेप्ट समझाता हूं। समाज में व्यापक परिवर्तन आया, ध्यान रखें। द्विज, अगर हम बात करते हैं पूर्व वैदिक काल की, तो द्विज का मतलब होता है श्रेष्ठ, जिसे यज्ञ संस्कार करने की अनुमति हो, जिसमें था ब्राह्मण और क्षत्रिय, बस। ठीक है। लेकिन दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में द्विज इसमें 3 आ गए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य। आखिर वैश्य क्यों? क्योंकि यह धन उत्पादन का स्रोत था। धन का महत्वपूर्ण स्रोत वैश्य था, क्योंकि इसे व्यापार करने का अधिकार प्राप्त था। तो इस आधार पे देखा जाए तो बहुत बड़ा परिवर्तन आया, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है यहाँ पे।
इस वर्ण क्रम में सबसे निचले स्तर पर शूद्र को रखा गया। आज भी शूद्र का कार्य सेवा का कार्य रखा गया, अर्थात इन 3 वर्गों की सेवा का जो मुख्य 3 वर्ग की जो सेवा का कार्य था वो शूद्र के पास होता था, शूद्र करता था उसकी सेवा। तो प्रश्न हमेशा सही दिशा में लिखने के बाद आपका उत्तर जो होता है वो बहुत ही सेटिस्फाई करता है एग्जामिनर को, और वहाँ आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो जाते हैं। तो उपयुक्त देखें तो 3 वर्णों को द्विज कहा गया, द्विज का स्तर प्राप्त हो गया। शूद्रों की सामाजिक स्थिति निम्न थी, फिर भी शूद्रों की अछूत की स्थितियां प्राप्त नहीं थी। अब देखिए यहाँ एक परिवर्तन आया, इनमें भी एक सुधार आया। अब ये अनटचेबल नहीं रहे। पहले क्या होता था, शूद्र अछूत हो जाते थे, अर्थात दूर दूर तक उनकी छाया न पड़े, उनके कानों में संस्कृत और महत्वपूर्ण शब्द या श्लोक न जाए। लेकिन अभी ये स्थितियों में परिवर्तन आया। उत्तर वैदिक काल में परिवार के मुखिया की शक्ति में वृद्धि हुई, अर्थात पुरुष प्रधान परिवार हो गया। और कहा जाता है अथर्ववेद में ही कि स्त्रियों की स्थिति में अत्यंत गिरावट आई। वे परिवार के सदस्यों को अपनी संपत्ति से वंचित कर सकते थे। आज भी ये धमकी आप सभी को मिलती है। इस काल में स्त्रियों की स्थिति में गिरावट आई, अर्थात पुत्रियों को गर्भ में ही मार देने की बात कही गई है। अथर्ववेद में बेटी को बोझ बताया गया है। ऐत्रेय ब्राह्मण में पुत्र को परिवार का रक्षक बताया गया है। तथा पुत्रियों को दुख का कारण बताया गया है ऐत्रेय ब्राह्मण के अंतर्गत। इसी में राजत्व की कल्पना दी गई है। दोस्तों, मैत्रेय संहिता में स्त्रियों की तुलना मदिरा और पासा से की गई है, जबकि बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित याज्ञवल्क्य गार्गी संवाद में स्त्रियों की हीन सामाजिक दशा की ओर संकेत मिलता है। इस काल में सभा जैसी संस्थाएं स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर देती हैं। दोस्तों, उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता गोत्र अवधारणा का उदय हुआ। अर्थात हम कहें तो आज जो वर्तमान समय की जो रूढ़िवादी परंपराएं हैं, ये परंपराएं पूरी तरीके से इस दौर में सबसे ज्यादा प्रभावित करती हैं। तो ये महत्वपूर्ण काल जो था, ये बहुत बड़ा, हम कहते हैं कि एक बहुत बड़े परिवर्तन को लाया। क्योंकि आप समझे कि जितने भी वर्तमान समय में जो भी आज सामाजिक परंपराएं, रूढ़िवादिताएं, या कहा जाए उन्हें कुछ स्टोरियोटाइप्स, मतलब परंपराएं जो रूढ़िवादिताएं हैं, ये उत्तर वैदिक काल में से ही प्रारंभ हुई और आज वर्तमान में भी इसके स्वरूप हम देखते हैं और उसमें सुधार करने की पूरी संभावनाओं के लिए प्रयास करते हैं। तो खासतौर से अगर देखा जाए तो स्त्रियों की दशा में बेहद गिरावट आई। मैंने आपसे कहा कि अथर्ववेद के अंतर्गत यह बात कही गई कि स्त्रियां पुत्री बोझ होती है। अर्थात इसका कारण क्या था? कारण इसका यह था कि उत्तर वैदिक काल में युद्ध की स्थिति व्याप्त हो गई थी। युद्ध शुरू हो गए थे, जिसके लिए संरक्षक हेतु पुत्र की प्राप्ति की जाती थी, योद्धा के लिए पुत्र की प्राप्ति की जाती थी, और जो महत्वपूर्ण उत्तराधिकारी होगा वही आगे चल करके एक महान शासक होगा। इस कल्पना मात्र से स्त्रियों की उत्पत्ति को नकारा गया तथा पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए बड़े बड़े यज्ञ किए गए, और यहाँ से विचारधारा स्थायी स्वरूप लेती गई। आज पुत्र प्रत्येक परिवार के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जाता है और पुत्री को एक कष्ट का कारण माना जाता है। तो ये जो विचारधारा आई, आप देख रहे हैं कि मैत्रायणी संहिता के अंतर्गत इसे मदिरा और पासा से इसकी तुलना की गई। आज भी ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो इसी उत्तर वैदिक काल में पैदा हुई, जिसके कारण महिलाओं को आज भी भोग विलास की वस्तुओं से तुलना कर दिया जाता है। यह अशोभनीय है, असंस्कार है। लेकिन ये प्रथाएं जो दिमाग में बैठी हुई हैं, यह वर्तमान के दोष नहीं बल्कि प्राचीन काल में हुई सांस्कृतिक दोषों का परिणाम है। गोत्र, दोस्तों देखिए, गोत्र शब्द क्या है? गोष्ठ है, गोष्ठ से निकला हुआ है। गोष्ठ उस स्थान विशेष को दर्शाता है जहां सबकी गायें इकट्ठा बांधी जाती थी।
वैसे आरंभ में लोग इनकी गाय एक साथ बांधी जाती थी, यह गोष्ठ के माने जाने लगे और फिर इसी गोष्ठ से गोत्र की उत्पत्ति हुई। गोत्र शब्द ब्राह्मण के लिए थे, परंतु परवर्ती काल में ब्राह्मणों द्वारा यजमानों को भी दिए जाने लगे। दोस्तों ये अगर एक्चुअली कहा जाए गोत्र शब्द किससे हुआ है तो यह ऋषियों की कुल परंपरा थी। ऋषियों की कुल परंपरा के बारे में बताया गया है। तो दोस्तों जो ऋषि जिस कुल का होता था उससे जुड़े रहने वाले जो उसके शिष्य या संतान वो उसी कुल के माने जाते थे। तो कुल की श्रेष्ठता का विकल्प यहाँ पे आने लगा, गोत्र की श्रेष्ठता का विकल्प यहाँ पे आने लगा। उच्च गोत्र या उच्च ऋषि के गोत्र कुल के लोग अब निम्न उसी ब्राह्मण हो या क्षत्रिय हो या शूद्र हो या वैश्य हो, तो ऐसी स्थिति में आप आपस में ही कॉन्ट्रोडिक्शन होने लगा कि मैं श्रेष्ठ कि तुम श्रेष्ठ। इस श्रेष्ठता की भावना ने समाज को और विखंडित कर दिया। तो समाज पूरी तरीके से देखा जाए तो एक बदले हुए स्वरूप में देखा गया उत्तर वैदिक काल में, जिसके आधार पर आज भी समाज में परिवर्तन का वो दौर देखा जा सकता है। तो उत्तर वैदिक कालीन आर्यों ने आश्रम व्यवस्था की अवधारणा विकसित कर ली थी। इस काल में 3 आश्रमों का जिक्र मिलता है। जबालोपनिषद के अंतर्गत 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। देखें, ब्रह्मचारी 25 वर्ष, गृहस्थ 25 वर्ष, वानप्रस्थ 25 वर्ष, अर्थात पूरे जीवन को आगे चल करके 100 वर्ष माना गया। और अगला हो जाता है संन्यास 25 वर्ष। तो 25 वर्ष की प्रणाली को 4 भागों में बांट दिया गया और 25 के 100 आप देखेंगे। 25 वर्ष ब्रह्मचारी, उसके बाद फिर गृहस्थ में प्रवेश करना, सांसारिक जीवन में प्रवेश करना, फिर आप 50 वर्ष के बाद वानप्रस्थ जीवन में चले जाना, अर्थात चिंतन की पद्धति में चले जाना, फिर पुनः संन्यास की स्थिति में चले जाना, यह घोषणा की गई। बाद में संन्यास भी इससे जुड़ जाता है। इस आश्रम व्यवस्था का घोषित उद्देश्य 4 प्रकार के पुरुषार्थ थे: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थात धर्म, ये जीवन के 4 उद्देश्य माने गए कि आप अपने जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन सभी को क्रमिक रूप से प्राप्त करें। यह जीवन तभी आपके कर्मों से मुक्त हो सकता है। 3 प्रकार के ऋणों की भी बात की गई: पितृ ऋण, पिता के ऋण, देव ऋण, देवता ऋण और गुरु ऋण से मुक्त होना ही यहाँ पे एक महत्वपूर्ण साध्य माना गया। दोस्तों तो आप देखेंगे कि किस तरीके से उत्तर वैदिक काल के समाज में बहुत ही कठोरताएं, इस प्रकार हम उत्तर वैदिक काल के समाज में परिवर्तन के तत्व देखे जाते हैं। आप पूरी तरीके से आप देखेंगे, चाहे वह अगर हम बात करते हैं राजा की तो यहाँ के राजा की, हम बात करते हैं कर की तो यहाँ पे कर की, ठीक है। यहाँ राजा का अस्तित्व बहुत महत्वपूर्ण नहीं था, यहाँ कर का भी अस्तित्व नहीं था, यहाँ राजा का अस्तित्व हो जाता है, कर का भी अस्तित्व हो जाता है। यहाँ जाति प्रथा का उल्लेख नहीं था तो यहाँ जाति प्रथा का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ पे कठोरता नहीं थी तो यहाँ पे कठोरता भी मिलता है। यहाँ स्त्रियों का सम्मान था, स्त्री सम्मान की बात होती है तो यहाँ उसकी गिरावट की बात होती है। तो इस तरीके से आप देखेंगे सामाजिक परिवर्तन आ गया। समाज यहाँ पे क्या था, ग्रामीण संस्कृति की बात थी तो यह नगरीय संस्कृति की बात करता है। तो आप देखेंगे तो पूरी तरीके से समाज इन विभेदकारी विचारों के अंतर्गत बैठ जाता है, व्याप्त हो जाता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर आपको यहाँ पे देखना होगा। तो इस तरीके से जब प्रश्न को आप सेटिस्फाई करते हैं, प्रश्न के समस्त एंगल्स पे, समस्त कोणों पे आप लिखते हैं, तो आपके उत्तर बहुत ही सराहनीय और सम्माननीय हो जाते हैं। आपके मार्क्स बहुत अच्छे हो जाते हैं, आप सभी को बहुत अच्छा मार्क्स मिलता है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 30वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आर्थिक समृद्धि, नगरीकरण तथा राज्य गठन के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिए। प्रश्न अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। लगभग 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी ईसा पूर्व तक आर्थिक समृद्धि, नगरीकरण एवं राज्य गठन के बीच संबंधों का परीक्षण कीजिए। दोस्तों 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते भारत ऐतिहासिक काल में प्रवेश कर जाता है। इस काल में, काल का प्रारंभ महाजनपद काल से माना जाता है। देखिए सबसे पहली बात अगर हम लोग देखें तो जो हमें जानकारी प्राप्त होती है
6 लाख BC से हम लोग पाषाण काल को देखते हैं, स्टोन एज को देखते हैं। फिर अगर आप देखें 2350 से 1750 हम लोग देखते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन देखते हैं, लेकिन इसका बहुत क्रमिक विस्तार नहीं देख पाते हैं। फिर 1500 से 600 के BC के बीच में हम वैदिक काल को देखते हैं। दोस्तों जब इसके बाद का दौर हम देखते हैं, सातवीं शताब्दी की बात हम लोग देखते हैं, तो यहां से परिवर्तन शुरू होता है छठी शताब्दी के बाद। छठी शताब्दी के बाद आप देखेंगे, सबसे पहली बात अगर उत्तर वैदिक काल में अगर देखें तो नगरों की उत्पत्ति हो गई, जो इनका क्रमिक विकास हुआ, इन नगरों की उत्पत्ति का क्रमिक विकास होता है। इनके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो क्या हुआ, महाजनपद की उत्पत्ति हुई। महाजनपद 16 महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में एक महाजनपद है मगध, ठीक है। मगध उत्कर्ष शुरू होता है जिसमें कई राज्य समाहित हो जाते हैं। फिर मगध की राजधानी बनती है पाटलिपुत्र, जो शक्ति का केंद्र हो जाती है, ठीक है। इसके बाद आप देखते हैं कि एक शासन आता है मौर्य वंश, जहां पे एक साम्राज्य की संकल्पना सिद्ध हो जाती है। साम्राज्य की उत्पत्ति या उद्भव, क्लियर है दोस्तों। आप देखें कि यहीं से महाजनपद के काल से ही पूरी तरीके से साम्राज्य की उत्पत्ति होती है और संघर्ष की महत्वाकांक्षा उत्पन्न होती है। इस काल के प्रारंभ से ही माना जाता है 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 30वीं सदी ईसा पूर्व तक भारतीय इतिहास में परिवर्तन का युग माना जाता है। इस परिवर्तन ने एक सशक्त भारत के निर्माण का आधार तैयार किया। इस सशक्त भारत के निर्माण का आधार तैयार किया दोस्तों। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 3री शताब्दी के बीच आर्थिक समृद्धि, नगरीकरण एवं राज्यों के गठन को अधिक विस्तृत आधार तैयार किया। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रारंभ आर्थिक समृद्धि अचानक न होकर के क्रमिक परिवर्तन को बताती है। यह परिवर्तन उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ हुआ, जो मैंने अभी पूरे प्रश्न को आपको समझाने का प्रयास किया था। ऊपर वाला प्रश्न इससे लिंक होता है सीधा सीधा। उत्तर वैदिक काल के अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन हुआ और पशुपालन के स्थान पर कृषि ने महत्वपूर्ण स्थान ले लिया। कृषि अर्थव्यवस्था का केंद्र हो गया और यहीं से जीवन स्थायी रूप से शुरुआत होने लगा। स्थायी जीवन का प्रारंभ तो हम नवपाषाण काल से मानेंगे और कृषि को उसका बेस मानेंगे, लेकिन अगर देखा जाए तो कृषि उत्पादन और समृद्धि का साधन कब बना, तो उत्तर वैदिक काल में कृषि उत्पादन और समृद्धि का साधन भी हो गया, क्योंकि कृषि उत्पादन अधिशेष ने व्यापार, व्यवसाय, बाजार को उत्पन्न किया और वहां से मुद्रा की स्थिति, मुद्रा अर्थव्यवस्था की स्थिति जागृत हो गई। मैंने आपको पूरा चार्ट बना के समझाया था अभी दोस्तों कि कृषि अधिशेष उत्पादन से गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिला, जिससे व्यापार क्रियाकलापों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई गई। आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया अचानक न होकर के एक क्रमिक विकास का परिणाम है। मैंने आपसे बताया था कि जब खेतों से है ना अत्यधिक उत्पादन शुरू हुआ तो बाजार व्यवस्था को जन्म देता है। बाजार व्यवस्था में अत्यधिक संग्रहण व्यवसाय को जन्म देता है और व्यवसाय का अत्यधिक संग्रहण या विस्तार व्यापार को जन्म देता है। व्यापार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जाता है। जब हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करना शुरू किया तो हमने विनिमय के माध्यम में मुद्रा का या एक विशेष धातु का प्रयोग किया। तो यहां लिक्विडिटी का साधन जो हो गया वो कोई न कोई एक विशेष धातु होगी। इस धातु के प्रयोग से ही एक बेहतर परिणाम प्राप्त हुए, जिससे मुद्रा अर्थव्यवस्था की उत्पत्ति हो गई और कॉइन्स पहली बार विनिमय का माध्यम हो गया। वरना वस्तु विनिमय सिस्टम जो था, बार्टर सिस्टम जो था, वो पूरी तरीके से हमारे समाज के विनिमय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण साधन था। तो यहाँ पे चीजें बदली और व्यवस्थाएं बदलती चली गई और साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि बहुत ही व्यापक तरीके से
परिवर्तन की दिशा यहाँ पे स्थायी होती चली गई। क्रमिक परिवर्तन का द्योतक बनी। यह परिवर्तन उत्तर वैदिक काल से प्रारंभ होता है। उत्तर वैदिक काल के अर्थव्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तन हुआ और पशुपालन के स्थान पर कृषि अर्थव्यवस्था केंद्र बन गई। यही स्थायी जीवन का प्रारंभ होने लगा। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कृषि अधिशेष उत्पादन गैर कृषि गतिविधियों को बढ़ावा मिला, जिसके कारण आप देख रहे हैं कि व्यापक परिवर्तन हुआ। आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया महाजनपद काल में और तीव्र हुई। अब देखें आर्थिक गतिविधि, आर्थिक समृद्धि की प्रक्रिया महाजनपद काल में बहुत अत्यधिक तीव्र हो जाती है, क्योंकि महाजनपद काल में कृषि विशेष अधिशेष उत्तर वैदिक काल की तुलना में काफी बढ़ गया। समय दर समय कृषि अर्थव्यवस्था बढ़ती गई। आज भारत वर्तमान की 21वीं शताब्दी में भी कृषि प्रधान देश है। मैं 7वीं सदी की बात कर रहा हूं। महाजनपद काल में कृषि अधिशेष में बढ़ोतरी का सबसे पहला कारण कृषि के लौह उपकरणों का प्रयोग था। चाहे अस्त्र शस्त्र के रूप में देखें, चाहे हल और कुदाल के रूप में देखें, लोहे का प्रयोग अत्यधिक रूप से बढ़ता गया और बढ़ते हुए लौह उपकरणों का प्रयोग जो है वह क्रांति का कारण बन जाती है। इसीलिए आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रश्न क्या होता है दोस्तों? भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण के उद्भव का मुख्य कारण तृतीय क्रांति को माना जाता है। तो आप देखिए तृतीय क्रांति क्या है? फर्स्ट रेवोल्यूशन आग है, सेकेंड रेवोल्यूशन पहिया है और थर्ड रेवोल्यूशन लोहा है, लोहा। ठीक है, तो लोहे की उत्पत्ति ने द्वितीय नगरीकरण को जन्म दिया। क्या इस बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल सहमत होना चाहिए आप सभी को। और यह प्रश्न 2016 और 2018 दोनों में आया हुआ था मेंस में। दोस्तों आप देखिए इसका विस्तार आपको इसी प्रश्न के साथ लिखना होगा। लौह उपकरण न सिर्फ हल दे रहे थे बल्कि विकास का एक संसाधन भी दे रहे थे दोस्तों, चाहे उसके साथ हथियार हो या सामान्य जीवन की उपयोगी वस्तुएं। तो आप देख रहे हैं कि इनके आधार पर सभी डेवलपमेंट बहुत ही व्यापक तरीके से दिखाई देते हैं। साथ ही साथ सिंचाई के साधन का विकास हुआ, इरिगेशन सिस्टम का डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि किसाई के जब कृषि व्यवस्था का विकास हुआ तो कृषि से संबंधित समस्त व्यवस्थाओं का विकास इसी दौर में हुआ। इन सब के परिणाम स्वरूप नगरीकरण के विकास में कृषि अधिशेष तथा सिक्कों के रूप में प्रारंभ विनिमय व्यवस्था ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस नगरीकरण के विकास में आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ प्रशासनिक गतिविधियों ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो आगे चल करके राजगृह पाटलिपुत्र जैसे प्रशासनिक केंद्रों का जन्म हुआ। आप देख रहे हैं जिस तरीके से मैंने आप सभी को समझाया कि मगध सत्ता का केंद्र हो जाता है और मगध की राजधानी, सबसे पहली राजधानी राजगृह और महत्वपूर्ण राजधानी के रूप में पाटलिपुत्र का उदय हुआ, जो आगे चल करके एक मजबूत प्रशासनिक संरचना को जन्म देती और भारत जैसे विशाल राज्य के राजधानी का गौरव बनने का गौरव प्राप्त होता है इन्हें। 7वीं शताब्दी ईसा से प्रारंभ आर्थिक समृद्धि एवं नगरीकरण ने राज्य के गठन को भी मजबूती को बढ़ावा दिया। बढ़े हुए कृषि अधिशेष से समाज में संपन्नता बढ़ी, समाज में नए करदाता वर्ग का उदय हुआ। गृहपति, व्यापारी इसके प्रमुख वर्ग थे। बढ़ती हुई आर्थिक संपन्नता से राजकोष की मजबूती प्रदान की। इस बढ़े हुए राजकोष से राजा ने अपने एवं राज्य के आधार को मजबूत किया तथा विस्तृत हस्तशिल्प का भी तेजी से विकास हुआ, जिसमें व्यापारिक गतिविधियों को तीव्रता मिली और व्यापारिक गतिविधियों के विकास के आहत सिक्कों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आप देख रहे हैं पंचिंग क्वाइन, इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो पंचिंग क्वाइन प्राप्त हुआ था
उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका इसी दौर में देखी गई, जो आगे चल करके फिर एक मुद्रा का स्वरूप धारण कर लेती है, जिसमें मुद्रा प्रणाली निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद, पण, कसापण, दिनार और फिर रुपया। आप देख रहे हैं कि लगातार निष्क, शतमान, कृष्णल, पाद, पण, कसापण, दिनार और रुपया जैसी स्थितियों का क्रमिक विकास हुआ। जो सिक्का आज हमारी जेब में है वो एक विकास का परिणाम है, एक क्रमिक सुधार का परिणाम है, जो लगातार अपने स्थितियों में बदलाव लाता गया और उसमें सुधार की संभावनाओं ने इसे वर्तमान की सिक्के में परिवर्तित कर दिया। तो एक महत्वपूर्ण आयाम है। व्यापारिक गतिविधियों में विनिमय के रूप में सिक्कों के प्रयोग महाजनपद काल से प्रारंभ हुए और यह प्रक्रिया मौर्य काल तथा तीसरी शताब्दी तक देखने को मिलती है। तीसरी शताब्दी के बाद तो कई परिवर्तन हुए दोस्तों। जहाँ सिक्के को देखने की प्रक्रिया मिलती है। आहत सिक्के मुख्यतः चांदी के बने होते थे। इन्हें पंचमार्क, पंचिंग क्वाइन सिक्का भी कहा जाता था। इसकी बढ़ती हुई आर्थिक समृद्धि ने नगरीकरण को बढ़ावा दिया। नगरों का सर्वथोमुल्लेख तैत्रीय ब्राह्मण, तैत्रीय आरण्यक के अंतर्गत मिलता है। लेकिन महाजनपद काल में नगरों का विकास काफी तीव्रता से हुआ। इसी काल में प्रारंभ नगरीकरण को ही हम द्वितीय नगरीकरण भी कहते हैं और नौकरशाही तथा सेना इस काल में सुलभता से देखने को प्राप्त होने लगती है। बिंबिसार को श्रोणिक बिंबिसार कहा जाता था, जिसका अर्थ था सेना रखने वाला। तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व तक आते आते राज्य की सैनिक तथा प्रशासनिक क्षमता में काफी बड़ा बदलाव हुआ। जस्टिन कहता था कि चंद्रगुप्त मौर्य के पास में 6 लाख की सेना थी। नंदवंश खासकर से घनानंद की सैनिक क्षमता देकर के स्वयं विश्व विजेता सिकंदर भी घबरा करके भारत से लौटने का फैसला कर लेता है। इससे यह बात प्रतीत होता है दोस्तों कि भारत में सैन्य शक्ति, प्रशासन शक्ति कितनी मजबूत हो चुकी थी। अतः हम इतिहास के अध्ययन में यह देख सकते हैं कि जब जब आर्थिक समृद्धि बढ़ी है तब तक राज्य की प्रशासनिक क्षमता बढ़ी। एक नगरीकरण का तेजी से विकास हुआ है। इस प्रकार हम इन तीनों के आंतरिक संबंधों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं और समझ सकते हैं दोस्तों। बहुत बेहतर तरीके से इस प्रश्न को मैंने समझाने का प्रयास आप सभी को किया है। तो दोस्तों आखिरी प्रश्न आप सभी के साथ, कुषाण तथा सातवाहनों के आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण को समकालीन मौद्रिक साक्ष्य किस प्रकार प्रतिबिंबित करता है। दोस्तों देखें, मौर्य साम्राज्य के पतन के पश्चात भारत में राजनीतिक शून्यता की स्थिति पैदा हो गई। इस राजनीतिक शून्यता को मौर्योत्तर काल में 2 बड़े राजवंश कुषाण वंश और सातवाहन वंश ने भरने का प्रयास किया। बिल्कुल सही बात। प्रश्न समझे, कुषाण एवं सातवाहन के आर्थिक और राजनीतिक दृष्टिकोण को समकालीन मौद्रिक साक्ष्य किस प्रकार से दिखाते हैं। तो आपको बताना है कि सिक्कों के आधार पर इन इतिहासों का लेखन हम कैसे करते हैं। कुषाणों ने खासकर कनिष्क ने उत्तर भारत में एक विस्तृत साम्राज्य स्थापित किया तथा सातवाहनों ने दक्षिण भारत में अपने साम्राज्य को स्थापित किया। इन दोनों राजवंशों ने भारत में एक बार फिर मौर्य के तरह राजनीतिक एकता स्थापित करने का प्रयास किया। कुषाणों सातवाहनों के आर्थिक तथा राजनीतिक दृष्टिकोण को समझने के कई प्रकार के साक्ष्य उपलब्ध हुए। इन साक्ष्यों में मौद्रिक साक्ष्य सबसे बेहतर मिलता है। दोस्तों मैं इसका प्रमाण आप सभी को देता हूं। देखिए, मौर्योत्तर काल में सबसे ज्यादा सिक्के जारी किए गए, एक सबसे बड़ी बात, क्योंकि आप देखेंगे मौर्योत्तर काल में सबसे पहली बात अगर विदेशी क्रम में देखें तो सबसे पहले सिक्का चलाया सोने का सिक्का यूनानियों ने। फिर आप देखिए शकों ने उसे पालन किया, पहलों ने उसे पालन किया। और देखिए दोस्तों, कुषाण काल को तो सिक्कों का सबसे बेहतरीन काल माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले तांबे का सबसे ऑर्गेनाइज सिक्का और सबसे शुद्ध सोने का सिक्का इसी शासनकाल में चलाया गया है ना, कनिष्क के द्वारा।
सबसे शुद्ध सोने का सिक्का चलाया गया, और कुजुल कैटफिशर्स के द्वारा तांबे का सिक्का चलाया गया, जिनमें इन पे इनके देवताओं का, एक तरफ इनके देवताओं का हर्मियस देवता का चित्र और दूसरी तरफ भारतीय देवता का चित्र मिलता है। धीरे धीरे वासुदेव इस समय के शासक थे जिनके सिक्कों पर भारतीय देवताओं का चित्र मिलने लगा, लेकिन इन सिक्कों पर शासकों के नाम तथा आकृतियां खुदी हुई नहीं मिलती थी। यह प्रक्रिया मौर्योत्तर काल में ही प्रारंभ हुई। कुषाण शासकों में सर्वप्रथम भीम कैटफिशर्स ने अपने सिक्कों पर चित्र सिक्के जारी कराए। उन्होंने सोने के सिक्के जारी किए। कुषाण शासकों में सबसे अधिक कनिष्क ने सिक्के जारी किए। कुषाण शासकों द्वारा जारी किए गए सोने के सिक्के और चांदी के सिक्के दैनिक जीवन में उपयोग हेतु नहीं थे। दैनिक जीवन में उपयोग हेतु कुषाण शासकों ने तांबे के सिक्के जारी किए थे। तो आप देख सकते हैं कुषाणों के सिक्के काबुल की घाटी, बैक्ट्रिया, ख्वारिज्म, मध्य एशिया, बोपरा, समरकंद आदि तक पाए गए हैं। इन मुद्राओं में हमें कुषाण राज्य खासकर कनिष्क के साम्राज्य विस्तार की जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न प्रकार के जारी सिक्कों से हमें कुषाण राज्य के आर्थिक संपन्नता भी मिली है। उस समय के सिल्क मार्ग कनिष्क राज्य से होकर गुजरता था। कनिष्क इस सिल्क मार्ग से काफ़ी अत्यधिक व्यापार करता था, काफ़ी अत्यधिक लाभ प्राप्त करता था। दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं इस प्रश्न का आधार यह बताता है कि सिक्कों के आधार पर ही इस पूरी संस्कृति को हम बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। कुषाणों के सिक्के खासकर सोने के सिक्कों पर भारतीय देवी देवताओं में मुख्यतः शिव, पार्वती, सूर्य, बुद्ध आदि देवताओं के चित्र बने थे। इनके साथ साथ शासक की भी आकृति बनी हुई थी। कुषाण शासक विज के समय एक सिक्का मिलता है जिसमें उसने एक हाथ में शिवलिंग तथा दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए हुए दिखाया गया है। इन सिक्कों में से राजनीतिक भारतीयकरण होने का भी प्रमाण मिलता है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि किस तरीके से ये चीन की जनजाति से आए हुए लोग थे और भारतीय संस्कृति को इन्होंने अपना करके पूर्णतः भारतीयकरण का स्वरूप धारण कर लिया, राजत्व का दैवीकरण कर दिया इन्होंने। सिक्कों पर राजा की आकृति होने तथा उनके देवताओं के साथ दिखाना सामंतवाद के आरंभिक संकेतों का आभास मिलता है। कुषाणों की तरह सातवाहनों ने भी कई प्रकार के सिक्के जारी किए, जैसे सोने, चांदी, तांबा और शीशे के सिक्के जारी किए। दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण बात है सातवाहन के शासनकाल में ही पहली बार शीशे के सिक्के जारी किए गए। सातवाहनों ने सोने का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया। उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए, अर्थात सोने का सिक्का कहा दिया जाए। इनके समय में तो सोने के सिक्के का प्रयोग नहीं होता था क्या, लेकिन महिलाओं के या अलंकरण के रूप में, ज्वेलरी के रूप में सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। इस बात को लेकर के आप कंफर्म रहे। उन्होंने कुषाणों की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। उनके अधिकांश सिक्के लेड शीशे के पाए गए हैं जो रोम से आयातित होते थे। तो आपको दिखाई दे रहा है कि जो रोम से आयातित होते थे इससे इनका व्यापार भी कितने दूर तक फैला हुआ था। इससे यह प्रमाणित होता है कि सातवाहन साम्राज्य संपूर्ण दक्कन स्थिति में फैला हुआ था। राजनीतिक सीमाओं का निर्धारण भी उन सिक्कों के आधार पर किया जाता है। सातवाहनों द्वारा जारी सिक्के दैनिक उपयोग के साथ साथ आंतरिक व्यापार में भी उपयोग किए जाते थे। दोस्तों नागार्जुन कोंड से सिक्कों का ढेर प्राप्त हुआ है। यह किसी सातकर्णी के सिक्के पर जहाज का चिन्ह मिलता है, जिससे हमें विदेशी व्यापार की जानकारी प्राप्त होती है। यह किसी सातकर्णी के बारे में कहा गया कि वह व्यापार और जहाज का बहुत ही प्रेमी शासक था। तो आप देख रहे हैं कि व्यापार की तुलना में हमें सिक्कों के माध्यम से सातवाहन की राजनीतिक और प्रशासनिक जानकारियां प्राप्त होती हैं। लेकिन कुछ सिक्कों पर खास तौर से सातकर्णी प्रथम के सिक्कों से हमें प्रशासन के सैनिक एवं सामंतीकरण के लक्षण भी प्राप्त होते हैं। सातवाहन राजनीतिक व्यवस्था की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उनकी सैनिक शासन इसलिए अपनाया गया था कि उस समय दक्कन के जनजातियों का न तो पूर्ण रूपेण ब्राह्मणीकरण हो पाया था और न ही वे अपने को नए शासन के अनुकूल ढाल पाए थे। दोस्तों सातवाहनों के काल में कई प्रशासनिक इकाइयां वहीं थी जो अशोक के शासनकाल से चली आ रही थी। तो इस वजह से आप देखेंगे कि बहुत ही महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई दिए
और सिक्कों के प्रामाणिकता से आधार पे हम कुषाणों और सातवाहनों की महत्वपूर्ण उपलब्धियों को दर्शा पाते हैं। तो दोस्तों आप सभी को मैंने आंसर राइटिंग के बेस पे ये चीज़ समझाने की कोशिश की कि कैसे आप सभी आगे बढ़ेंगे। दोस्तों आप सभी जल्दी ही आप सभी अनअकैडमी के मंच पे आ पाएँ और अपनी फीस इनरोल कराएं दोस्तों, और आप सभी एडमिशन लें, जिससे मैं आप सभी को प्लस के कोर्स पे आप सभी को उपलब्ध करा सकूं। दोस्तों प्लीज़ आप सभी एडमिशन लें, जल्दी लें, प्लस कोर्स लें, आइकॉनिक लें, या आप ऑप्शनल पे जितनी जल्दी हो सके दोस्तों आप सभी प्लीज़ आप सभी इनरोल कराएं। थैंक यू वेरी मच और हैप्पी न्यू ईयर्स। आप सभी को बहुत बहुत नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 20। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद आप सभी का।